अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से जो डायरेक्टरेट ऑफ एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसके बाद साथ एक मीडिया के लिए ब्रीफ भी बनाया था, जिसको उन्होंने स्लाइड्स के ज़रिए दिखाया और उसमें डिटेल्स दी गई। दिलचस्प बात यह है कि इसमें सवाल ये पैदा होता है कि ये कमिश्नर, जिनको अब अरेस्ट भी कर लिया गया है, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद साहब, और जो ताबिश साहब हैं, वसीम अली ताबिश साहब, जो एक्स लैंड एक्विजिशन कलेक्टर थे रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के आरडीए के, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। तो ये दो बंदे अरेस्ट किए गए हैं और बाकियों के हवाले से जो है उन्होंने कहा है कि जो भी आरडीए में थे या कमिश्नर थे, डिप्टी कमिश्नर्स थे, असिस्टेंट कमिश्नर, दोनों जगह के, रावलपिंडी, फतेहजंग और अटक, तीनों जगह के, और जो उन लोगों को भी, और जो कंपनीज जो हायर की गई थी और कंसल्टेंट्स जो थे, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा फर्दर। एफआईआर तो कट गई हुई है और इसमें उन्होंने इन्वॉल्व भी कर दिया है। वसीम अली ताबिश साहब के हवाले से कहा गया है कि ये तकरीबन 13 साल से जो है वो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी में हैं और इसमें ज़्यादा अरसा ये आरडीए में ही गए रहे हैं। मतलब थोड़े अरसे के लिए लेफ्ट राइट कहीं गए हैं, लेकिन ये रहे आरडी में ही हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सरकारी मुलाजिम किसके बलबूते पर ये कर सकते हैं? कोई ना कोई ऐसी ताकत तो ज़रूर होती है पीछे, जिसके हवाले से ये इतना इस किस्म के इनिशिएटिव ले आते हैं कि मतलब कोई प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग नहीं होती है सीएम के साथ, और डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के साथ मीटिंग नहीं होती है, लेकिन आप अलाइनमेंट चेंज कर देते हैं और जो 6 अरब का प्रोजेक्ट था वो अब 16 अरब का चला जाता है और उसके लिए फिर एक्नेक में जाने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये बड़े सवालात हैं जिसमें अगर आपको याद हो, जो गुलाम सरवर साहब जो कि वज़ीर हवाबाजी हैं, उनके हवाले से भी सवालात उठे और फिर जुल्फी बुखारी साहब के हवाले से भी सवालात उठे कि शायद वो इस एक्सटेंशन का या रीअलाइनमेंट का रिंग रोड के उन्होंने बेनिफिट लिया है, वो बेनिफिशरीज हैं। जिसमें जुल्फी बुखारी साहब ने तो ऑनरेबली अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने कहा कि मैं उस वक़्त तक जो है वो अपना ओहदे पे वापस नहीं आऊँगा जब तक मुझे बाकायदा तौर पर इसमें से निकाल नहीं दिया जाएगा। अगर उनके रिश्तेदारों की वहाँ पे कोई ऑलरेडी ज़मीन थी तो इसमें उनका कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह गुलाम सरवर साहब के हवाले से भी बातें होती रहीं, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था अपने पोस्ट से, हालांकि बहुत सारे सवालात उठ रहे थे। नाज़रीन, 38 पेजेस की ये इंक्वायरी रिपोर्ट है और इसमें एक पैरा 100 है। इसका नाम है लाइफ रेजिडेंशिया प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी, और इसमें कोई बड़ा रौला नहीं है। इसमें मतलब एक अलाइनमेंट है 1 किलोमीटर की, मतलब कर्व डाला गया इसके अंदर, और जो है इसको थोड़ा सा जो इस सोसाइटी को बेनिफिट देने के लिए कर्व दिया गया और 1 किलोमीटर का फ़र्क पड़ा। और अब उस 1 किलोमीटर जो है वो कितने में पड़ेगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन कहने में आ रहा है ये मुबैना तौर पर कि इसमें भी किसी वफाकी वजीर की ज़मीन थी लाइफ रेजिडेंशिया के साथ, जो कि उन्होंने लाइफ रेजिडेंशिया को बेची और उसकी कीमत तकरीबन 45 लाख रुपए कैनाल रखी गई। मुबैना तौर पर एक वफाकी वजीर का इसमें लाइफ रेजिडेंशिया, जिसको फेवर देने के लिए एक कर्व बनाया गया, तकरीबन 1 किलोमीटर का फर्क पड़ा। अब ये सारी चीज़ें सवालात तो उठते हैं कि ये खुद अपने बलबूते पे तो नहीं कर सकते थे, बाकी सारे ऑफिसर्स रिलेटेड, उनको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन दोबारा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं, जो इनकी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। लेकिन वाज़े तौर पर यह कह दिया गया है कि इसमें बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ इन्वॉल्व हैं, और इस जो कि मीडिया के लिए रिपोर्ट दिखाई गई थी कल, उसमें भी वाज़े तौर पर कह दिया कि जी वसीम अली ताबिश साहब, उन्होंने मुबैना तौर पर, मतलब इसमें तो बाकायदा उन्होंने लिख दिया हुआ रिपोर्ट में कि 12 प्लॉट लिए अपने बेटे और बहू के लिए एक निजी हाउसिंग सोसाइटी से, जिसको बेनिफिट मिला। तो ये बहुत सारे सवालात हैं, इन पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब आज सेनेट में ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत सरापा एहतजाज रहे
और उनका ख्याल था कि अली अमीन गंडापुर ने जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के हवाले से बात की, जब उन्होंने गद्दार कहा, वो किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है और इसमें फिर वो वॉकआउट भी कर गए। ये एक सारी सूरत हाल आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कैंपेन के दौरान सारे मामलात ये चल रहे हैं, जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ को भी कहा, डाकू का, लोहार का और वट नॉट। तो इस पर भी बात करेंगे। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है फ़खरुर रहमान, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़खरुर रहमान आपका मेरे प्रोग्राम में। मज़हर अब्बास साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत मशहूर जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपका भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। और मोना आलम हमें शायद ज्वाइन करेंगी, जर्नलिस्ट नहीं, मोना आलम भी हमारे साथ हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, तजियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मज़हर अब्बास साहब, अगर आपसे शुरू करना चाहूँ, और ये रिंग रोड जिसको कहा जा रहा है कि ये इस वक्त मौजूदा हुकूमत का बहुत बड़ा स्कैंडल था, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया गया, आपको क्या लगता है कि ये जो अफसर दो अरेस्ट भी हो गए, बाकी इन्वेस्टिगेट होंगे, तो कोई ना कोई तो इनके पीछे जो इनकी स्ट्रिंग्स पकड़ के बैठा होगा तो उस तक पहुंच पाएंगे हम? क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि इतने बड़े बड़े बेनिफिट दिए गए हों और सिर्फ हाउसिंग सोसाइटीज़ को दिए गए हों, या हाउसिंग सोसाइटीज़ के पीछे और कोई बड़े बड़े लोग ना हों। ये तो हो नहीं सकता। शुक्रिया जमीर। मेरा ख्याल है आप, मुन्ना का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन आप दोनों तो इस्लामाबाद में ही बैठे हैं। सवाल आपने मुझसे शुरू किया, मेरा ख्याल है फखर वगैरह स्कैंडल के हवाले नहीं, मैं वैसी बात कर रहा हूँ, वैसी कह रहा हूँ। मोना भी अब इस्लामाबाद की हो गई हैं जी, कराची छोड़ आई हैं। हाँ, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, लेकिन देखिए ये तो आप इससे अंदाजा कर लेना कि वो 13 साल से उसी जगह पे, स्टूडियो में आवाज 13 साल से उसी जगह पे हैं। सही। अब 13 साल से अब एक जो हमारे यहाँ जब भी आपसे कि ऐसी पोजीशंस पे जो लोग होते हैं और जिनके इतने लॉन्ग टेन्योर्स होते हैं, टेन्योर तो उनका बहुत मुख्तसर होना चाहिए, लेकिन जो एक्सटेंशन मिलती रहती है वो कोई तो वजूहत होती है ना जिसकी वजह से एक्सटेंशन मिलती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ मुझे याद है कि यहाँ कराची में एक साहब हुआ करते थे गालबन KDA के अंदर, वो कोई 25 साल उस पोजीशन पर रहे। और ऐसे ही बेशुमार जगहों पे आप ये देखें, खासतौर पे इन ऐसी जगहों पे। तो मज़हर अब्बास साहब, माज़रत से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर अभी आई है कि साबिक सदर ममनून हुसैन साहब का इंतकाल हो गया है। इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत ही धीमी और शफीक शख्सियत के हामिल थे और यकीनन पाकिस्तान पूरा इस सानहे के लिए सोगवार होगा। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जी मज़हर अब्बास साहब। जी, ममनून साहब भी इसी शहर के जो है वासी रहे हैं, कराची के, और वो आपने जिस तरह कहा कि बहुत ही धीमे मिजाज के आदमी थे। उनका अपना एक स्टाइल था, वो बात वो अपनी गवर्नमेंट या अपनी पार्टी के अगेंस्ट भी बोल जाते थे और वो बड़े खुलकर बात करते थे। तो वाकई मुझे याद पड़ता है करप्शन के हवाले से उन्होंने एक बात की थी कि मुंह पे कालक आ जाती है अगर जो भी करप्शन करता है, यही फिटकार पड़ जाती है, जो बिल्कुल ऐसे। मैं उसी की तरफ इशारा कर रहा था। वो कराची में उन्होंने बात की थी गवर्नर हाउस में। बिल्कुल ये हो नहीं सकता। इन पोजीशंस पे जो लोग रहते हैं वो उनका यही मसला यही होता है, और ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, पॉलिटिकली वो रहते हैं और फिर अपना एक्सटेंशन टेन्योर बढ़ाते रहते हैं। लेकिन वो सब कुछ होता है वो इसीलिए होता है। वो एक पिछले 20-22 सालों में एक टर्म हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, फ्रंटमैन। तो कहीं ना कोई किसी के फ्रंटमैन होते हैं। अब मुझे एग्जैक्टली इसका वो नहीं पता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि इसमें जो पॉलिटिकल कनेक्शंस हों, मैं वो नहीं कह रहा कि जो रिपोर्ट वगैरह में इनको क्लियर, लेकिन जनरली क्योंकि 13 साल से रहे तो सिर्फ जाहिर है ये अगर आप PTI के 3 साल निकाल भी दें तो पिछले जो टेन्योर्स रहे हैं उसमें भी तो वो उसी पोजीशन पर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट्स मिलते हैं जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशंस को बरकरार रखते हैं, चाहे कोई भी पोजीशन हो। और यही हमारी इसका पॉलिटिक्स का अलमिया रहा है। जब से इसके अंदर करप्शन का एलिमेंट आया है, जब से इसके अंदर कारोबार का एलिमेंट आया है, पॉलिटिक्स जब कारोबार बन गई है तो लोग अपने सिर्फ वही नहीं जिनको हम दो या तीन बड़े खानदान कहते हैं, वही नहीं,
बिल्कुल। बल्कि अब तो आप लोकल लेवल पे भी देखें तो अपने अपने भाई बहनों को वो पॉलिटिक्स में घसीट के लाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इससे बेहतर बिजनेस कोई है ही नहीं। सही, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल। मोना, आप भी इसको फॉलो कर रही होंगी, अब तो आपके तो मेरे ख्याल में घर के करीब से ही कहीं से ये गुजर रही होगी, रावलपिंडी रिंग रोड। तो ये जो सारी सूरत हाल बनी है, जिसमें मैंने कहा कि मुझे मैसेज भी आ रहे हैं कि जी बताएं वो कौन से मुबैना तौर पर वफाकी वजीर हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन लाइफ रेजिडेंशिया को बेची 45 लाख रुपए फी कनाल, और उसमें 1 किलोमीटर का कर्व दिया गया रावलपिंडी रिंग रोड को, वरना वो जो है वो 4 किलोमीटर ही रहती, लेकिन अब वो 5 किलोमीटर हो गई। और उसमें ये कहा गया है पैरा 101 में, द एलिमिनेशन ऑफ कर्व अप्रोचिंग सीपैक रूट टुवर्ड्स लाइफ रेजिडेंशिया वुड हैव सेव्ड 1 किलोमीटर इन टोटल डिस्टेंस ऑफ रिंग रोड रावलपिंडी। जी मोना। थैंक यू समीर साहब। और सबसे पहले साबिक सदर जनाब हाल पर, और आप ही के जरिए हमें ये खबर पता चली है। उनके पूरे खानदान, उनकी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ हमारी कॉन्डोलेंसेस। इंडीड बहुत नफीस शख्सियत थे, जैसे कि आप दोनों ने कहा और आपने राइटली बताया, और स्कॉलर थे, बल्कि बड़े लिटरेरी शख्स थे। और आई मस्ट ऑल्सो कमेंट नवाज शरीफ साहब कि उन्होंने उनका इंतखाब किया था बतौर सदर पाकिस्तान, क्योंकि इसी किस्म का ये जो स्टैचर है, ये जगह ये डिजर्व करती है। तो बहुत डिग्निफाइड उन्होंने अपनी तमाम जो उन्होंने ज़िंदगी है वो गुजारी। आई मस्ट ऑल्सो ऐड। अच्छा, टॉकिंग अबाउट द रिंग रोड, बिल्कुल ये अच्छी बात है कि कुछ चीज़ें सरफेस हुई हैं। बिल्कुल राइटली अभी जैसे मजहर अब्बास साहब भी बता रहे थे कि वो फॉर्मरली भी ये भी देखना होगा कि क्या कैप्टन महमूद, जो कि साबिक कमिश्नर हैं रावलपिंडी, जिनको अरेस्ट किया गया है इस मामले में, पिछली भी उन्होंने ज़ाहिर है जो उन्होंने पोस्ट्स वगैरह रखी हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो साबिक एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी थे पंजाब के। तो लिहाजा ये तमाम चीज़ें भी देखने वाली हैं, इसमें भी उसी तरह से ये फेयर प्रोब होना चाहिए। सिर्फ ये बात है कि इस रिंग रोड मंसूबे की अफादियत हमें नहीं भूलनी चाहिए, और ये इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ये ट्विन शहरों के लिए कितना ज़रूरी है ये हमें नहीं भूलना चाहिए। आपने दुरुस्त कहा, मेरे घर के करीब से गुजरता है, और मुझ समेत जो यहाँ पर लोग रोज़ हलकान हो जाते हैं ये रास्ता तय करते में, उनके लिए ये बहुत बड़ी रिलीफ होगी। और जो आपको पता है जो हैवी ट्रैफिक है वो इसके ऊपर मुंतकिल हो जाता, ख्वाह वो बिजनेस एक्टिविटीज़ हों ये दो ट्विन सिटीज़ में, या फिर जो रेगुलर आमदोरफ्त हो हम जैसे शहरियों की, उनमें जिसे कहते हैं बेपनाह बतदरीज उनकी मुश्किलात में आसानी आनी थी अगर ये मनसूबा बर वक्त बन जाता। अभी भी मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बर वक्त बन जाए। इसमें एक तो बात यह है कि कोई इम्पेडिमेंट आनी नहीं चाहिए, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में कुछ इस तरह के लोग हैं और अनासर हैं जो कि इस किस्म के मंसूबों को सबताज करते हैं और उसमें अपना जिसे कहते हैं हिस्सा ढूंढते हैं, कट ढूंढते हैं, कमीशन ढूंढते हैं। हमें याद है सबको कि जुल्फी बुखारी साहब ने भी इस हवाले से इस्तीफा दिया था जब उनका नाम भी इसी पूरे स्कैंडल में मुंसलिक किया जा रहा था। अब ये बात भी है, कुछ लोग कहते हैं कि उनसे इस्तीफा मांगा गया था और उनका अपना ये स्टैंड है इस पे कि उन्होंने इस्तीफा दिया था। नॉनदलेस मुझे लगता है ये भी चीज उतनी ही सीरियसली प्रोब होनी चाहिए, बगैर किसी हाई हैंडेडनेस के प्रोब होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन से गुजरा है जिनका नाम आता है। लेकिन एक बात मैं क्लियर जानती हूँ कि यहाँ इस्लामाबाद में बाय एंड लार्ज 2018 के इंतखाबात में जो मैंडेट था वो पीटीआई को मिला था। तो आपको पता है जो इस्लामाबाद से इलेक्ट हुए MNAs हैं, मुझे लगता है उनके पब्लिक इंप्रेशन में, उनकी पब्लिक इमेज में बहुत इजाफा हो जाएगा अगर ये रिंग रोड को बगैर किसी स्कैंडल से पाक करके अगर वो इस पूरे एग्जैक्टली कंप्लीट कर जाएं। ना सिर्फ उनको बिजनेस कम्युनिटी का बहुत भरपूर सपोर्ट हासिल होगा, बल्कि हम जैसे जो कमेंटियर्स हैं जो कम्यूट करते हैं बहुत दूर दराज इलाकों से, यकीनन फखरुर रहमान ना सिर्फ दुआएं लगेंगी बल्कि उनका मैंडेट भी हासिल होगा। So whoever is elected from Islamabad, exactly they should ensure कि ये कंप्लीट हो। फखरुर रहमान, ये पहला स्कैंडल है, अभी पता नहीं आइंदा क्या आता है, लेकिन वेरी वेल हैंडल्ड। एटलीस्ट एक इतने गिवन पीरियड में एक रिपोर्ट भी आ गई और डिपार्टमेंट ऑफ एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब ने इसके ऊपर एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट भी दी 38 पेजेस की, फिर मीडिया के लिए भी। अब ये सवालात अभी भी उठ रहे हैं कि जी ये खुद से तो नहीं सब कुछ कर सकते, इनके पीछे कोई ना कोई तो होता है, किसी ना किसी ने तो फेवर लेनी होती है।
जिस तरह ये लाइफ रेजिडेंशियल 1 किलोमीटर जो है वो तब्दील कर दिया गया एक हाउसिंग सोसाइटी को फेवर देने के लिए। अब ये रिटन है, लिखा हुआ है कि वो पहले उसमें नहीं था लेकिन तब्दील हुआ है। अब ये चीज़ें प्रोब होनी चाहिए, पता तो लगना चाहिए ना कि भाई किसने कौन सी ज़मीनें इस लाइफ रेजिडेंशियल को बेची। फिर बाकी मतलब अब एक इसमें जो बाकायदा मीडिया रिपोर्ट है इसमें कहा है कि टॉप सिटी ने 12 प्लॉट दिए वसीम अली ताबिश साहब के साहबजादे और उनकी बहू को। देखिए ज़मीर साहब, जहाँ तक इसकी ट्रांसपेरेंसी का ताल्लुक है वो तो अभी भी मेरे हिसाब में उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है। ये प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएटिव लिया, प्राइम मिनिस्टर को किसी ने टिप ऑफ किया कि ये एक इवॉल्विंग स्कैंडल है और इसके ऊपर आपको फौरी तौर पर मुदाखलत करनी चाहिए। इंटरवेंशन हो गई और उसके बाद आज ये जो रिपोर्ट है ये सामने आई है। लेकिन ये बात जिस तरह मज़हर साहब भी कह रहे थे कि एक जनरल परसेप्शन है और आपके क्वेश्चन में भी ये बात आया है कि ये सब कुछ जो कमिश्नर है या उसके नीचे जो स्टाफ है ये ख़ुद से कुछ नहीं कर सकते। यकीनन एक साइनिंग अथॉरिटी और अप्रूवल अथॉरिटी उनके पास होती है, लेकिन ये जो कोलेटरल बेनिफिशरीज़ हैं, मिसाल के तौर पर ये बात सबको पता है कि जब भी कहीं से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है तो उसके इर्द गिर्द जो ज़मीन होती है उसको फ़ौरन इन्वेस्टर जो है वो लो प्राइस पे ख़रीदने की कोशिश करता है, लेकिन जिसके पास होती है फिर वो उसको पता होता है कि ये आइंदा जाके सरकार ने ख़रीदनी है उससे, तो वो जो बेनिफिट उसको फाइनेंशियल आता है वो एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक एक्सचेकर आता है, क्योंकि वहाँ पे मैनिपुलेशन और वहाँ पे सियासी असर रसूख जो है वो आता है। ये जो दो मिनिस्टर्स का जिनका जिक्र आप कर रहे थे, गुलाम सरवर साहब और जुल्फ़ी बुखारी साहब, या जिनका आप कह रहे हैं कि एक और वफाकी वज़ीर हैं और उनके हवाले से ये है, मेरे ख़्याल में कि अभी ये स्टेज जो है ये स्टेज नंबर 1 क्लियर हुई है और ये जब मामला ट्रांसपेरेंटली सामने आना चाहिए। यकीनन इसका पॉलिटिकल फॉल आउट जो था वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ऊपर ही आना था, लेकिन एक वज़ीर ने वॉलंटरीली अपने आप को क्लेम किया कि जी मैंने वजारत छोड़ दी और दूसरे वज़ीर ने इनकार कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने उनकी लेकिन ये हो नहीं सकता कि अगर आपके लेफ़्ट राइट के रिश्तेदार भी वो ज़मीन के मालिक हैं और वो फिर एट द कॉस्ट ऑफ जो है ना पब्लिक एक्सचेकर वो ज़मीन ख़रीदी जा रही है, तो ये इस चीज़ को वहीं पे बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया। वसीम अली ताबिश साहब के हवाले से लिखा है कि ये ही इज एक्स लैंड एक्विजिशन कलेक्टर was aware that alignment for Attak Loop is not approved, which he mentioned in 17th and 41st project review meetings. However, LAC land acquisition collector disbursed compensation to the owners to give credence to this alignment and create hype in property market. जी बिल्कुल, ये वही चीज़ है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बात बहुत पहले सुनने में आ रही थी कि जी रिंग रोड का प्रोजेक्ट आ रहा है और वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ आ रही हैं और फिर वहाँ पे ज़मीन जो है वो सस्ते दामों ख़रीद ली लोगों ने और फिर आगे जब हुकूमत उनसे ख़रीदेगी तो उनको बड़ा फ़ायदा होगा। ये सब कुछ हुआ, ये सब कुछ एक स्कीम के तहत होता है। ये मज़हर साहब भी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आप अक्रॉस द कंट्री देख लें, आप ये सिर्फ पंजाब की बात ना करें, आप चाहे ये KPK में देख लें, आप चाहे ये सिंध में देख लें, हर जगह पर इसी तरह से लैंड एक्विजिशन का जब भी मामला वहाँ पे ये मगरमच्छ जो बैठे हुए होते हैं ना, ये इन्वेस्टमेंट करके और फिर फाइनेंशियल बेनिफिट देते हैं, लेकिन ये बात तय है इंश्योरेंस पे कि जी आपको कर्व भी मिल जाएगा, आपको एक्सेस भी मिल जाएगा जी, तो उसकी अप्रूवल अथॉरिटी तो वो जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उस वक्त उसी ने करनी होती है। तो ये कहना कि जी सब अच्छा है, अभी ये कहना कबल वक्त होगा और इसमें मजीद ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है और ये इंक्वायरी रिपोर्ट इज़ नॉट इनफ टू बेल आउट एनीबॉडी और टू गिव एनी क्लीन चिट टू एनीबॉडी। वेरी राइट। तकरीबन इसमें कहा गया है कि जी विलफुली कॉज लॉस अमाउंटिंग टू ₹2.06 बिलियन जो लैंड एक्विजिशन के लिए पैसे दिए गए, और इसमें कहा जा रहा है कि 60% लैंड अटक एरिया में और 40% जो है या इससे थोड़ा सा कम या ज़्यादा रावलपिंडी एरिया में एक्वायर किया गया विदाउट एनी प्रायर अप्रूवल्स, और ये जो तकरीबन रूट इसका चेंज किया गया उसकी वजह से। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का नाज़रीन। ब्रेक के बाद ज़रा थोड़ा सा सियासी मंजरनामे पे नज़र डालेंगे कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में क्या हो रहा है, वहाँ इतना डायरेक्ट एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात, और जिस तरह आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि बहुत ही बेहुदा इल्ज़ाम लगाया मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब के ऊपर,
अली अमीन गंडापुर पे और फिर वो वॉकआउट भी करे, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर ने क्या बात की शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से, वो सुन लें, उसके बाद फिर पैनलिस्ट पे से उसका कमेंट जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज शदीद एहतजाज किया सेनेट में और फिर वॉकआउट भी किया। सुन लिए क्या कहा। बिलावल भुट्टो जरदारी अब नाम के साथ 3 नाम जोड़े हुए हैं, तो जरदारी ये बिल्लो रानी तेरे गुनाहों की सजा है। हमें नहीं चाहिए ऐसा जिंदा भुट्टो जिसकी वजह से हमारे बच्चे भूख से मर रहे हो। मुल्क को तोड़ दिया इस गद्दार ने। जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीरियों के हक में करारदाद पास हो गई, उसको रद्दी की टोकरी में डालने वाला यही भुट्टो है। जी मज़हर अब्बास साहब, यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बहुत पाकिस्तान के तवीलो अर्ज़ और फिर तूलो अर्ज़ और फिर जो बाहर पीपल्स पार्टी के जियाले हैं, उनके लिए आज बहुत तकलीफ़देह मामला था। कल ये बात की अमीन गंडापुर साहब ने, और आज मौला बख्शांडियों ने भी और फिर दीगर सेनेटर्स ने सेनेट में एहतजाज किया, जिस पे जो लीडर ऑफ द हाउस हैं वसीम शहजाद साहब, वो कहते हैं कि ऑपोजिशन को बिहेव करना चाहिए, वरना मैं अपने मेंबर्स को काबू में नहीं रख सकूंगा। तो ये कोई आम सी बात थी जो अली अमीन गंडापुर ने कह दी, या इस पर जो रिएक्शन आया वो सही था? मैं अली अमीन गंडापुर जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे बोलेंगे तो उस पर क्या रिएक्शन दे सकते हैं यार। अली जी पीपल्स पार्टी का तो छोड़ें, पीपल्स पार्टी क्या रिएक्शन देगी, कम से कम हिस्ट्री को तो करेक्ट कर लेना। इनको पता है कि क्या करारदाद क्या थी, वो इनसे पूछ लें वो करारदाद क्या थी और क्या हुआ था, वो वाकया क्या हुआ था। वो बाद में खालिद अहमद साहब ने अपनी किताब में वो वाकया कोट भी किया है। एग्जैक्टली वो उसने अपने नोट्स फाड़े थे, जिसको वहां एपीपी का एक कॉरेस्पॉन्डेंट था, उसने गैदर किया था उनको, और उसको फिर वो करके उन्होंने उस किताब में उसको मेंशन भी किया हुआ है चीज का। मतलब कहने को आप जो भी कहें, ऊट पटांग बातें हैं, भुट्टो को आप गद्दार कह दें, नवाज शरीफ को गद्दारी के सर्टिफिकेट्स तो हमारे यहाँ जो है जिस तरीके से बांटे गए पाकिस्तान बनने के बाद से, तो उसका कोई आज तक कोई वो ही नहीं है, जिसको भी चाहे आप गद्दार कह दें। लेकिन ये पॉलिटिकल डिक्लाइन नजर आ रहा है, ये मॉरल डिक्लाइन नजर आ रहा है। अब ये जो जुमला इनका शुरू में है, सही, मैं तो उसे जुमला रिपीट भी नहीं करना चाह रहा, जो जरदारी साहब से आप 100 इख्तलाफ करें, उनको उन पे जो चार्जेस हैं, सीरियस चार्जेस हैं, सारी चीजें, लेकिन वो क्या कह रहे हैं बिलावल को बिल्लो रानी एड्रेस करते हुए, बिल्कुल मतलब उनको अंदाजा है कि वो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, ये तो मतलब इतना ज्यादा गिर जाएंगे हमारे पॉलिटिशियंस, मैं सोच भी नहीं सकता था। ये खैर अली अमीन गंडापुर खैर की गिनती में आते हैं, अच्छा, लेकिन ये किसी गिनती में वो सोचे तो कि खुद उनके लीडर ने, उनके इमरान खान का भुट्टो के बारे में क्या व्यू है, उसने अपनी किताब में कोट अनकोट ये लिखा है बेनजीर भुट्टो के हवाले के, करिज्मेटिक डॉटर ऑफ पाकिस्तान मोस्ट करिज्मेटिक लीडर। एग्जैक्टली, वेरी राइट। मोना, क्या कहती हैं, क्या जो जिस तरह मज़हर अब्बास साहब ने कहा कि एक तो पढ़ते नहीं है, हिस्ट्री का भी नहीं मालूम, और फिर दूसरा लैंग्वेज उस लेवल पे चली गई है कि शायद जज्बात की रॉ में बहते हुए आप ये भी नहीं सोचते कि आप क्या रहे हो। बहुत अनफॉर्चुनेट है, और बिल्कुल सही एहतजाज किया है पीपल्स पार्टी ने, ये फिक्री बात थी, और मुझे नहीं समझ आता कि ये कौन ना करता। बल्कि अच्छी बात है कि उनका जो दीगर जो सीनियर एलिमेंट्स हैं नॉन पीपल्स पार्टी भी, इवन पीटीआई के भी कुछ लोग, तो वो भी इस बात को ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल सही हवाला दिया है इमरान खान साहब की किताब का, लेकिन अभी तो वो तो चले, मैं कहती हूँ जो रिसेंट मोस्ट वॉशिंगटन डीसी में जो प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं कुछ ही लोगों को लीडर मानता हूँ पाकिस्तान में, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो इज वन ऑफ देम। तो ये बातें तो प्राइम मिनिस्टर प्रीमियरशिप के बाद की हैं, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने
वॉशिंगटन डीसी में अपना मेडन एड्रेस बतौर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जो दिया था उसमें कहा था। तो बड़ा अफसोस है, बहुत ही अफसोस की बात है, यकीनन इसमें कोई शक नहीं। और ये जो बिल्कुल मैं भी इसको रिपीट करना मुनासिब नहीं समझती, मतलब इतना डायरेक्ट, इतना पर्सनल अटैक किसी के ऊपर ऐसे कहना। अली अमीन गंडापुर साहब शुड बी वेरी वॉचफुल। ये पहली मर्तबा नहीं है जब उन्होंने इस किस्म की जबान का इस्तेमाल किया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर हुक्मरान जमात की तरफ से इस किस्म की चीजें हों तो मुझे लगता है वो ज्यादा प्रोवोकिंग होता है ऑपोजिशन के लिए, क्योंकि ऑपोजिशन तो बीइंग ऑपोजिशन आपको पता है वो तो उसका तो राइट है, वो तो क्रिटिसाइज कर सकती है, लेकिन क्रिटिसाइज की हद तक। लेकिन फिर भी उसमें भी मैं कभी भी इसको मैं एंडोर्स नहीं करूंगी, वो भी बहुत ही बिलो द बेल्ट किस्म की ज़बान बिलो द बेल्ट नहीं जा सकती। लेकिन मुझे लगता है उनको वो मजीद उस चीज को लेजिटिमेट कर देते हैं अपने एक्ट को। जब वो कहते हैं भाई गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग ये कह रहे हैं तो हम क्यों ना जवाब दें। ऑफ कोर्स, फिर देन दे हैव द राइट टू रिस्पॉन्ड। वेरी राइट। मैं फखरुर रहमान साहब से भी जानना चाहूंगा अभी क्या कहते हैं। पार्लियामेंट का थोड़ा सा माहौल ठीक हुआ है, उसको खुदा के लिए चलने दें। बिल्कुल, अभी प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट और फिर हमने देखा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बड़े तहम्मुल से अपनी स्पीच भी की। आप ही कहो, ये अंदाजे बयां क्या है? इंतहाई जाहिलाना, क्योंकि पॉलिटिक्स में और ख़ास तौर पे जब आप इलेक्शन कैंपेन के ऊपर हों तो आपकी इलेक्शन तकरीर जो हैं वो आपने चाहे वो आपका ओपोनेंट है या आपका सपोर्टर है, तो आपका फोकस ज़्यादातर आपके ओपोनेंट के ऊपर होता है और वो इस कंटेक्स्ट में होता है कि आपने वोट उसका भी लेना है, उसको भी कायल करना है। ये इस तरह का तर्ज़ अमल जो है ये पाकिस्तान की सियासत जो है और ये ख़ास तौर पर इस किस्म के जो बयानात हैं वो ये साबित करती हैं कि इस तरह के लोग जो हैं वो इस काबिल ही नहीं है कि उनको किसी भी तरह से किसी भी ओहदे पर फाइज रखा जाए। उसकी रीज़न ये है कि आप किसी के पॉलिटिक्स के ऊपर तनकीद ज़रूर कर सकते हैं, उसकी नाकामियों को और उसकी कामयाबियों के हवाले से जो भी आपका तबसरा है आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन इस हद तक क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो बिल्कुल ही एक नया माहौल जो है वो आ चुका है। सोशल मीडिया का माहौल है, आप लाइव तकरीर कर रहे हैं, आप क्या मैसेज दे रहे हैं? कोई तो आप अपने आप को ना चले, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ज़्यादती इस तरह के गिरे हुए बयानात हुए होंगे और दूसरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या और भी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनके लीडर्स की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा। लेकिन जब आप गवर्नमेंट में होते हैं आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, आप एक डिफरेंट ट्रेंड सेट करें, आप एक महज़ब ट्रेंड सेट करें, तो आप साबित करें कि आप उनसे डिफरेंट हैं। गाली देने से आपको गाली ही मिलेगी, उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप वोट विन करने की कैंपेन में निकले हैं तो वोट विन करने का ये तरीका लैंग्वेज से विन नहीं किया जाता और आप मोहब्बत और प्यार हम देते हो। XYZ कोई भी ये बात कहे इसको किसी भी तरह से अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर ने आज फिर एक दफ़ा कह दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो जब आइंदा इंतखाबात होंगे तो उसमें हारने वाली जो कि उन्होंने कहा अपोजिशन होगी वो भी इंतखाबात को चैलेंज नहीं करेंगे। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। प्राइम मिनिस्टर आज क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से, और अगर ऑपोजिशन हार भी गई तो वो हार मान जाएंगे। सुने क्या कहते हैं। हम अपने इलेक्शंस भी पाकिस्तान में ऐसे करवाएंगे कि जो ऑपोजिशन है वो मान जाए, अगर वो हारेगी तो मान जाएगी कि उनको फेयर तरीके से हराया गया और वो रिजल्ट्स कबूल करेंगे। रिजल्ट्स कबूल करेंगे। जी मज़हर अब्बास साहब, ईवीएम इंट्रोड्यूस हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिशन तो अभी तो किसी भी तरह तैयार नहीं है इलेक्टरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात करने के लिए। एक तजुर्बा कर लेना वजीर आजम, क्यों ना पीटीआई के इलेक्शंस करवाएं और उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोट का इस्तेमाल करें। इंतखाबात से पहले अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शंस करवाएं। अच्छा, पार्टी के अंदर विद इन पार्टी या मॉक इलेक्शन? नहीं, विद इन पार्टी। अच्छा, विद इन पार्टी। ओके विद इन पार्टी काफी ओवरड्यू हैं। सही। तो क्योंकि पीछे मैं इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि 2013 के इलेक्शन में पीटीआई के इलेक्शन जो वाहिद इलेक्शन हुए थे उसमें कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी ना, जिसके बाद जस्टिस वजीउद्दीन ने रिपोर्ट तैयार की थी। उन्होंने कहा था कि जहांगीर तरीन, हमें इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें रिगिंग का इल्जाम था। तो पार्टी इलेक्शन से शुरू कराएं, टेस्ट करें पार्टी इलेक्शन में कि इलेक्ट्रॉनिक वोट कितना सही इस्तेमाल होता है और उससे आपको अंदाजा हो जाएगा।
अब जब ये बात कहते हैं कि ऑपोजिशन भी कबूल कर लेगी, तो मुझे कहीं ये तासुर मिलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं अगले इलेक्शन में ऑपोजिशन भी अपनी ही हो। अपनी हो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें जरा क्विकली। नहीं, मसला आप कैसे ये दावे कर सकते हैं कि ऑपोजिशन हार जाएगी और ऑपोजिशन नतायज लेगी? ओके, यानी कि ये मतलब वो अपने आप को कह रहे हैं। नहीं, मसला मैं सिर्फ आप एक उसको उस तरह से कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये ऑपोजिशन हार भी जाएगी और नतायज कबूल भी कर लेगी? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल। मोना, मेरी भी प्रपोजिशन है कि या तो असेंबली में कर लें, असेंबली में किसी मामले पर वोटिंग हो, क्योंकि ये ईवीएम जो है इसको काफी दफा काबीना के इजलास में इसकी ऊपर ब्रीफिंग दी गई है, और जो भी वजीर होते हैं बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पहले फवाद साहब थे, अब शिबली साहब हैं, तो वो इस पूरी मशीन को प्रेजेंट करते हैं। बेहतर मेरा ख्याल है ये है ये मशीन पार्लियामेंट में प्रेजेंट करें। इसके हवाले से जो टेक्निकल एक डिबेट कराएं, एक अच्छे वहाँ पर टेक्नीशियंस हो, इंजीनियर्स हो, जो कि पार्लियामेंट के सवाल भी उसमें एंटरटेन करें, क्योंकि आरटीएस तो बैठा था 2018 के इंतखाब में, इसमें तो कोई शक नहीं। उसका लॉस किसे हुआ, फायदा किसे हुआ, ये एक अलग बहस है। लेकिन ये कि हम टेक्नोलॉजी को बिल्कुल विद अ ब्लाइंड आए तो यकीनन उस पर एतमाद इस तरह से नहीं कर सकते हैं। हाथ के वोट पे भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पुरानी बात नहीं है जब आपको पता है जाली ठप्पे जिस तरह से लगाया करते थे और कोई बैलेट बॉक्सेस भरा करते थे बिलखुसूस कराची में, तो ये चीजें भी पुरानी नहीं है। लेकिन ये कि इसमें म्याना रवि का तकाजा ये है कि टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराएं, बट नॉट विदाउट अ डिबेट। पार्लियामेंट में टेक्निकल डिबेट कराएं, आपको किसने रोका है? एग्जैक्टली। सेनेटर अफनान उल्लाह वो समझते हैं कि वो उन्होंने पॉइंट आउट किया था मेरे ही प्रोग्राम में, वो आईटी के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, उनकी अपनी आईटी की कंपनीज हैं, उन्होंने कहा था कि ये फ्लॉज हैं और इसमें ये कभी भी किसी तरह सही नहीं हो सकते। फखरुर रहमान साहब, प्राइम मिनिस्टर की बात के वो हार भी गई तो मान लेंगे, जैसा मजहर अब्बास ने कहा कि ये वाकई जो आज की अपोजिशन है उसके ऊपर बात हो रही है, या टू बी अपोजिशन टू बी जिसमें कोई भी हो सकता है, इमरान खान साहब भी हो सकते हैं खुद भी। एक तो ये जरा बता दें, और दूसरा ये कि ये क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे कोई बातचीत कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? पहली बात तो ये कि ज़मीर साहब अभी जो शॉट आपने प्राइम मिनिस्टर का सुनाया, तो उसमें एक लफ्ज़ उन्होंने कहा हराया, कोट अनकोट हराया। यानी हराया का मतलब ये है कि बाकायदा कोई एक स्कीम के तहत किसी को हराया जाए तो उस वक़्त आप इस्तेमाल करते हैं। हार गई इज़ अ डिफरेंट एक्सप्रेशन। दूसरी बात ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से अपोजिशन का जो इतराज़ है, तो वो चैलेंज कर लें उसको। आप किसी एक इंतखाबी हलके में एक उसको जो है एक्सपेरिमेंट कर लें, और जो अपोजिशन के खदशात हैं वो कितने दुरुस्त हैं वो भी सामने आ जाएंगे, और जो हुकूमत के दावे हैं वो भी कली खुल जाएगी। मैं आपको बताऊं कि अभी जब तुर्की में रिसेंट इलेक्शंस हुए थे, तो वहाँ पे अपोजिशन जो थी इलेक्शन जो थी बाय ऑल जो थी ना वो हार गई थी। लेकिन इस्तांबुल की कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि वो सदर एर्दोआन की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, तो उन्होंने ख़ुद भी जो थे वो वोटिंग जो रिज़ल्ट आया था, गो कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए आया था, उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। लेकिन हुआ क्या कि जो अपोजिशन पार्टीज़ थी और अपोजिशन लीडर था, उसने कहा कि जी मैं हार तस्लीम करता हूँ और मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, क्योंकि बाय एंड लार्ज हुकूमती जमात जो है वो जीत चुकी है। लेकिन फिर दोबारा काउंटिंग हुई इस्तांबुल वाली कॉन्स्टिट्यूंसी पे, और दोबारा से जो हुकूमत मुखालिफ जो कैंडिडेट था वही रीकाउंटिंग में भी जीत गया था। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में रीकाउंटिंग में भी जो पहले जीता था वही दोबारा जीता, बावजूद इसके कि अपोजिशन लीडर ने हार तस्लीम कर ली थी। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। मूव फॉरवर्ड का एक ही तरीका है, आप उसको मैदान में ले आएँ और आप उसको जो है ना सबको मौका दे दें कि ये मशीन है, ये वोटिंग है, और जो भी टेक्निकल एतराज़ात सामने आ रहे हैं अपोजिशन के हों या किसी के भी हों, आप उसको एक्सपेरिमेंट तो करें ना। विदाउट एक्सपेरिमेंट आप जितने मर्जी दावे कर लें। सही, बिल्कुल। मैं ज़रा लास्ट कमेंट मजहर अब्बास साहब से लेना चाहूँगा। मजहर अब्बास साहब, मतलब इसमें तो बेसिकली चाहे ईवीएम हो, चाहे जितना भी अल्टीमेट ट्रांसपेरेंसी आ जाए, हार या शिकस्त मानना तो बहुत ही खुले दिल और बड़े दिल की बात है। तो इन जमातों में तो जिस तरह आपने कहा कि मतलब विद इन पार्टी इलेक्शन नहीं करवाते हैं सिर्फ इस खौफ से कि कहीं कोई लीडरशिप हार ना जाए, तो ये तो एक मतलब ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है।
देखिए, सबसे बेहतर एक्सरसाइज इसकी ये हो सकती है कि आप लोकल बॉडीज में इस्तेमाल करें। आप लोकल बॉडीज इलेक्शंस कराएं, सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है। मेरा ख्याल है जनरल इलेक्शन से भी ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज होती है लोकल बॉडीज इलेक्शन। बिल्कुल, आपको पता चल जाएगा। अगर आप डायरेक्टली इसको लेके गए जनरल इलेक्शन में, तो ये मेरा ख्याल है बहुत बहुत बड़ी गलती होगी। आपने इसको टेस्ट किए बगैर आप बिल्कुल भी नहीं ले जाना चाहिए। ये मेरा ख्याल है, अगर कोई कंट्रोवर्सी, मुझे तो फिर ये लग रहा है कि इलेक्शन कहीं मैसअप ना हो जाए। मुझे लग रहा है कि अगर ये इन्होंने इस तरह किया तो इसमें वायलेंस का अंसर भी आ सकता है। इसमें इलेक्शन रिजल्ट्स तो खैर तस्लीम क्या किए जाएंगे, लेकिन अगर आपने अच्छे स्मूथ लोकल बॉडीज इलेक्शन इस इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन के साथ आपने यूज किए और वो कामयाब रहे, तो देखें वहाँ तो गैर जमाती लोग भी होंगे, वहाँ बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं। आपको पता चल जाएगा ना कि कितना एतराज आया है, किस चीज पर एतराज आया है, या किस हद तक लोगों ने इसको कबूल किया है। तो मेरा ख्याल है उससे बड़ी, इस सबसे बेहतर एक्सरसाइज उसकी लोकल बॉडीज इलेक्शन में हो सकती है। अगर आपने लोकल बॉडीज इलेक्शन में ये टेस्ट नहीं किए और आप जनरल इलेक्शन में ले जाते हैं, तो बिल्कुल बहुत सारे सवालिया निशान उठ जाएंगे और भी इंतखाबात के नतीजे को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।